हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सभी स्टूडेंट्स? पढ़ाई ठीक चल रही है? नियमित रूप से पढ़ाई किया करो। अच्छा, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसका उपाय ये है कि अपन वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख सकते हैं। यूट्यूब का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बेनिफिट उठाते रहो। चलो हम पढ़ते हैं आज चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 7वां। यानी 13वें जो पार्ट था, 13वां जो चैप्टर है उसके हमने 6 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम उसका 7वां पार्ट पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 पार्ट नंबर 7। तो चलो आगे पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि आज क्या है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है। लास्ट क्लास में छठे पार्ट में हमने जो पढ़ा था उससे संबंधित कुछ सवाल या कुछ ऐसी टिप्पणियाँ हैं जो हमें पढ़नी है। देखो क्या है, पता कीजिए कि आपकी कक्षा में कुछ दिनों पहले कितने विद्यार्थियों को जुकाम, खांसी, बुखार हुआ था। हमें रोगों के फैलने के कारक जानने थे ना, कि वो संक्रामक कारक हैं या असंक्रामक कारक हैं। तो हमें ये पता करना है कि कितने बच्चों को खांसी जुकाम हुआ था, उनको बीमारी कितने दिन तक रही थी, ये भी देखना है। इनमें से कितने बच्चों ने यानी कितनों ने एंटीबायोटिक का उपयोग किया। अपने माता पिता से पूछो कि आपने एंटीबायोटिक लिया या नहीं लिया अथवा नहीं। जिन्होंने एंटीबायोटिक लिया था वे कितने दिनों तक बीमार रहे, जिन्होंने एंटीबायोटिक नहीं लिया था वे कितने दिनों तक बीमार रहे। क्या इन दोनों वर्गों में कोई अंतर है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं। तो हमें ऐसे ही चीज़ों के बारे में जानना था जो आपके नॉलेज को बढ़ाती हैं। तो हमें बच्चों से पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे जब बुखार हुआ था, जुकाम हुआ था, तूने क्या किया, कौन से डॉक्टर से दवा ली, कितने रुपए की दवा ली, कौन सी दवाइयाँ ली, कितने दिनों में ठीक हो गया, क्या क्या करना पड़ता है। यदि हम ऐसी जानकारी लेते हैं तो अपना नॉलेज बढ़ता है, अपना ज्ञान बढ़ता है। भविष्य में जब भी कभी हमें ऐसी बीमारी लगती है तो कैसी एंटीबायोटिक और किस प्रकार से लेनी चाहिए, ये हमें जानकारी लग जाती है। और एंटीबायोटिक से कितना रोग ठीक हो जाता है, कितने दिनों में हो जाता है, ऐसी जानकारियाँ हमें मिल जाती हैं। भले एक अलग बात यह है कि अलग अलग रोग या एक ही रोग अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। वो उसके शरीर की क्षमता पर डिपेंड करता है, वो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र पर निर्भर करता है, वो उसके इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। कोई जुखाम है, हट्टा कट्टा व्यक्ति होगा, बॉडी अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत होगा तो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। दुबला पतला है या यूँ कहो कि प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा कमज़ोर है तो उसी जुखाम को ठीक होने में 4 दिन लग सकते हैं। तो रोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाएं और अवधि होती हैं, वो अलग अलग समय ले सकती हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है रोग फैलने के साधन, कि रोग किस प्रकार से फैलते हैं। तो रोग फैलने के साधन यानी रोगों को कौन कौन फैलाता है, कौन से वो रिसोर्सेस हैं या कौन से वे साधन और संसाधन हैं जो रोग फैलाते हैं या रोग फैल सकते हैं जिससे। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? बहुत से सूक्ष्म जीवी कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीके से फैलते हैं, अर्थात वे संचारित होते हैं या हो सकते हैं, अतः इन्हें संचारी रोग कहते हैं। तो बेटा संचारी रोग क्या हुआ? ऐसे रोग जो एक बीमार व्यक्ति से, एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह में जाना, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं, ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं, बाई एयर। ऐसा तब होता है जब रोगी मनुष्य छींकता है अथवा खांसी करता है ना। जिस व्यक्ति के रोग होगा वो छींकेगा या खांसी करेगा तो मुंह से छोटी छोटी पानी की बूंदें बाहर निकलती हैं। यही छोटी छोटी पानी की बूंदें रोग फैलाती हैं। उस समय छोटे छोटे बंदूक या बूंदक लिखा, सॉरी बूंदक ना, पानी की छोटी छोटी बूंदें जब आप छींकते हैं खांसते हैं तो जनरली निकलता है ना, ऐसा आपको पता ही है। तो उस समय छोटे छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं। जब उसके समीप कोई अन्य व्यक्ति हो तो श्वास द्वारा ये बूंदक उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। किसके द्वारा बेटा? श्वास। तो जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल की गैसें हमारी बॉडी के अंदर जाती है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ में वो चीज़ें भी चली जाती हैं हमारे शरीर के अंदर जो नुकसानदायक हैं। तो यदि किसी व्यक्ति ने छींका है या खांसा है
तो उसके शरीर से जो हानिकारक बैक्टीरिया या रोगाणु निकले हैं वो उसके पास में खड़े व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। किसके द्वारा जाएंगे? जब वो सांस लेगा तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई छींके या हम छींकें तो हमारा क्या कर्तव्य है? हम छींकते समय मुंह के आगे रुमाल लगा लें, यदि रुमाल नहीं है तो हाथ को लगा लें। इससे बैक्टीरिया हवा में नहीं जाएंगे, आपके ही चिपक कर रह जाएंगे। तो आप तो रोगी हो, दूसरे को रोगी नहीं बनाओगे। तो ये हमारा सबसे अच्छा प्रिकॉशन है कि जब हमें छींक आती है या खांसी आती है ना, तो हमें कपड़ा या रुमाल सिर्फ मुंह के आगे लगा लेना चाहिए, अन्यथा हमें हाथ लगा लेना चाहिए। तो इनसे सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण: पहला, खांसी जुकाम, निमोनिया और क्षय रोग। निमोनिया छोटे बच्चों में होता है। खांसी जुकाम, निमोनिया और क्षय, ये कैसे रोग हैं? ये वे रोग हैं जो वायु द्वारा फैल जाते हैं। हम सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब हम किसी खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हमें भी खांसी जुकाम हो जाता है। खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति, यहाँ पर रोगी व्यक्ति की बात की जा रही है बेटा। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जिसको खांसी या जुकाम है तो हमारे भी खांसी जुकाम हो जाती है। क्या कारण? कि जब वो व्यक्ति छींकेगा या खांसी लेगा तो उसके बैक्टीरिया बाहर निकल आएंगे और वो बैक्टीरिया सांस के साथ में हमारी बॉडी में चले जाएंगे, इसलिए वो रोग हमारे भी हो जाता है। जहाँ पर अधिक भीड़ होगी वहाँ पर हवा द्वारा फैलने वाले रोग भी अधिक होंगे। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतने ही ज़्यादा रोग होंगे। इसलिए व्यक्ति को भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से पहले अपने मुंह को ढककर रखना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि कोरोना बीमारी थी तो उससे बचने का उपाय क्या था? मास्क लगाए रखें, सैनिटाइजिंग कीजिए। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ऐसे रोग ज़्यादा होते हैं जो हवा से फैल जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाएं तो अपने मुंह पर मास्क लगा लें, रुमाल लगा लें या कोई कपड़ा लगा लें, जिससे रोग के जो कीटाणु, विषाणु, जीवाणु जो हैं वो सांस के साथ में बॉडी के अंदर न जाएं। तो हमें भीड़ भाड़ वाले स्थान पर थोड़ा सा जागरूक रहना होगा और सजग रहकर अपने स्वास्थ्य को बचाना होगा। ये जानकारी आप अपने से छोटे बच्चों को दीजिए, छोटे भाई बहनों को दीजिए। हर प्रकार के लोगों को ये जानकारी आपको फैलानी चाहिए जिससे कि समाज में रोग न फैले, लोग स्वस्थ रहें। भारत स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो सब कुछ स्वस्थ होगा। इसलिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, अपना भी ध्यान रखना चाहिए और अपने समाज का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे देखो क्या कह रहा है। जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। बहुत से रोग हैं वो किसके द्वारा फैल रहे हैं? जल। कैसे जल की बात की जा रही है बेटा? साफ जल की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर गंदे जल की बात की जा रही है। जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। जब संक्रमणीय रोग यथा हैजा, सबको पता ना, गंदा पानी पीने से हैजा होता है, हैजे से व्यक्ति को उल्टी और दस्त लगती है, ये याद रखना। और ये मोस्टली है ना गर्मी के दिनों में होता है। मई जून के महीने में जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो धूप से हैजा हो जाता है या गंदे पानी से हैजा हो जाता है, जिससे उल्टी और दस्त लगते हैं, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो गंदे जल से भी रोग फैल सकते हैं। जब संक्रमणीय रोग यथा हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं, यानी ये जो हैजा जिसकी है उसके अपशिष्ट किस में मिल जाएं? पेयजल। पेयजल कहते हैं पीने वाले पानी को, याद रखना। ड्रिंकिंग वाटर ही तो पेयजल है, पीएबल वाटर। तो जब किसी व्यक्ति के हैजा रोग है उसके यदि अपशिष्ट किस में मिल जाएंगे? पीने वाले जल में मिल जाते हैं। और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में इस जल को पीता है तो रोगाणु एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। देखो, यदि किसी व्यक्ति के हैजा है, उसके बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, अपशिष्ट पदार्थ जो भी हैं वो स्वच्छ पानी में मिल गए और यदि उस पानी को हमने किसी ने पी लिया जो कि स्वस्थ हैं तो हमारे बॉडी में तो वो रोग होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब हैजा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, वायु के द्वारा फैल सकता है। दूसरा कारण क्या है? गंदा पानी या स्वच्छ जल या जो भी पानी है जो रोगी के संपर्क में था उस पानी को पीने से, जिससे वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। जिसके हैजा नहीं था लेकिन उसने ऐसा पानी पी लिया जिसमें हैजा के कीटाणु या अपशिष्ट पदार्थ आ गए।
ऐसे रोग अधिकतर साफ पेयजल नहीं मिलने के कारण होते हैं। हैजा रोग कब होगा बेटे? हैजा रोग तब होगा जब व्यक्ति को पीने वाला पानी है वो स्वच्छ या साफ नहीं मिलता, गंदा पानी मिलता है, तो गंदे पानी से हैजा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो प्रदूषित जल से हैजा हो सकता है। यह हैजा की बात नहीं है, बहुत सारे रोग हैं जो गंदे पानी को पीने से हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जितना ध्यान रखना चाहिए उतना ही हमें पानी पीते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि जिस पात्र से हम पानी पी रहे हैं उसमें कोई कीटाणु, विषाणु, जीवाणु या अपशिष्ट तो नहीं है, वो पानी साफ तो है। तो ध्यान रखकर हमें पानी पीना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हमें कैसा पानी पीना चाहिए? घर का पानी पीना चाहिए। घर से बाहर कहीं यात्रा करने जाते हैं, कोई टूर पर जाते हैं, तो हमें अपना पानी साथ में ले जाना चाहिए। फ़िल्टर वाटर पीना चाहिए, या घर पे हैं तो पानी को बॉईल करके यानी पानी को उबाल कर पीना चाहिए, जिससे कि अपशिष्ट हैं बॉडी के अंदर न जाएं। तो हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बूंदकें वायु वेग के साथ मिनटों से घंटों तक वातावरण में प्रवाहित होती रहती हैं। छींकने से, खांसने से जो ये बूंदें हैं ये वायुमंडल में रहती हैं और बाद में लोगों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। आगे देखो, एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। लैंगिक क्रियाओं द्वारा। लैंगिक क्रिया बेटा क्या होती है? देखो आपको बताऊं मैं, जब संतान उत्पन्न करते हैं ना तो एक महिला और एक पुरुष दोनों आपस में मिलकर लैंगिक क्रिया करते हैं। संतान उत्पन्न करने के लिए आलिंगन होते हैं, ऐसी क्रिया को लैंगिक क्रिया कहते हैं। यानी नर और मादा मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, ऐसी क्रिया को लैंगिक क्रिया कहते हैं, जिसमें दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, यानी उनका शरीर आपस में टच होता है और कुछ क्रियाएं होती हैं। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कुछ सूक्ष्मजीवी रोग जैसे कि सिफिलिस अथवा एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाएं। कल बताया था मैंने, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स एक ऐसा रोग है, एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका अभी कोई इलाज नहीं, बचाव ही इलाज है। तो ऐसा नहीं कि बेटा गंदा पानी पीने से भी कुछ रोग हों या हवा के संपर्क में से रोग हों। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो दो व्यक्ति आपस में संपर्क में रहेंगे और टच में रहेंगे ना, तो भी एक आदमी से दूसरे आदमी में रोग हो सकता है। जैसे कौन से रोग हैं? सिफिलिस और एड्स। ये कैसे फैलते बेटा? याद रखना, दो लोगों के आपस में संपर्क आने से। कैसे? शारीरिक रूप से, यानी दो लोगों का शरीर जब आपस में मिलता है या जुड़ जाता है या टच होता है या संपर्क में रहता है तो भी कुछ रोग फैल जाते हैं, जैसे कि एड्स और सिफिलिस। एड्स और सिफिलिस क्या हैं ये बड़ी क्लासों में जाओगे तो पूरा डिटेल से आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। फिलहाल जितना आपके सिलेबस से संबंधित है आप उतना ध्यान दीजिए। यद्यपि ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे कि हाथ मिलाना, गले मिलना, खेलकूद, कुश्ती और कोई अन्य विधि जिसमें हम सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं से नहीं फैलते। तो एड्स बेटा किससे नहीं फैलता? कई बार पूछेंगे ना, एड्स है हाथ मिलाने से नहीं फैलता, एड्स है गले मिलने से नहीं फैलता, है ना। तो ऐसी चीज़ों से एड्स से नहीं फैलता। एड्स किससे फैलेगा? जब दो लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाएंगे, एक दूसरे के जनन करने के लिए तैयार होंगे, उस समय ये रोग फैलते हैं। इसलिए इनको लैंगिक रोग कहा जाता है। और एड्स तो बड़ा खतरनाक बीमारी है, असुरक्षित यौन संबंधों से ये फैलता है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। तो ऐसे रोग बेटा हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ में भोजन करने से नहीं फैलते, ये लैंगिक अंगों के द्वारा ही फैलते हैं। आगे देखो, एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा भी संक्रमित होता है। यदि किसी आदमी के एड्स है और यदि उस व्यक्ति का खून किसी स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ब्लड देते हैं ना, जब किसी को खून की कमी होती है तो खून दान करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के एड्स है और उसको यदि आप उसका रोग, उसका जो ब्लड है, उसका जो खून है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डालते हो तो उस व्यक्ति में भी एड्स रोग हो जाएगा। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए अथवा गर्भावस्था में रोगी माता से अथवा शिशु को स्तनपान द्वारा। अच्छा, यदि किसी महिला के एड्स रोग है और वो उस महिला ने गर्भ धारण कर लिया, उसके पेट में बच्चा है, तो उस बच्चे के भी एड्स हो जाएगा माँ से। और शिशु को स्तनपान कराने से दूसरी, बच्चा पैदा हो गया
उसके बाद में यदि माँ के एड्स है और एड्स वाली माँ यदि अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, अपने स्तनों का दूध पिलाती है, तो दूध के द्वारा भी बच्चे में एड्स हो सकता है। ये बातें ध्यान रखनी हैं। तो एड्स किस किस से फैल सकता है? संक्रमित व्यक्ति के रक्तदान करने से, दूसरा गर्भावस्था से फैल सकता है बच्चे में, और यदि कोई माँ है एड्स की रोगी और वो बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे भी फैल सकता है, और असुरक्षित यौन संबंधों से तो फैलता है। तो क्या सवाल हुआ? एड्स किन से फैलता है और किन कारणों से एड्स नहीं फैलता? ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिसमें हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, इसलिए कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा भी संचारित होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे रोग हैं वो मनुष्य ही फैलाता है। तो कुछ रोग हैं वो जंतुओं के द्वारा भी फैल जाते हैं। जंतु रोगाणु यानी संक्रमण करने वाले कारक को रोगी से लेकर अन्य पोषी तक पहुंचाते हैं। जंतु क्या करेंगे? जो रोग फैलाने वाले कारक हैं उनको रोगी व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अतः ये मध्यस्थ का काम करते हैं जिन्हें रोग वाहक या वेक्टर कहते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। वे कारक, वे जीव, वे पादप या वे जंतु जो रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने का काम करते हैं उन्हें रोग वाहक कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें वेक्टर कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं? वेक्टर। इन्हें वेक्टर कहा जाता है, रोग वाहक या। तो ये क्या करते हैं? मध्यस्थता का काम करते हैं, रोग को एक आदमी से दूसरे आदमी में फैला देते हैं। सामान्य रोग वाहक का मच्छर एक उदाहरण है। मच्छर है मलेरिया रोग फैलाता है, मच्छर है वो डेंगू रोग फैलाता है। तो मच्छर क्या करते हैं? रोग को फैलाने का कार्य करते हैं। मच्छर के काटने से क्या नहीं होता? मलेरिया नहीं होता, जब बल्कि मच्छर के अंदर कुछ वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो रोग फैलाते हैं। मच्छर तो क्या किया? मच्छर तो वाहक था, उस रोगाणु को अपने त्वचा तक ले जाने का काम किया मच्छर ने। मच्छर की बहुत सी स्पीसीज है जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है जिससे कि वे परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सकें। तो मच्छर को बहुत ज़्यादा भोजन चाहिए जिससे कि वे एक बार में कई अंडे देते हैं। मच्छर अनेक समतापी प्राणियाँ यानी जिनके शरीर का तापमान सदैव समान रहता है उन्हें समतापी प्राणी कहते हैं। समतापी का मतलब जिनके शरीर का तापमान हमेशा समान रहता है। और मनुष्य की बात करो तो मनुष्य का तापमान बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मच्छर अनेक समतापी प्राणियों जिसमें मनुष्य भी शामिल है पर निर्वाह करता है। इस प्रकार वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग को फैलाते हैं। तो मच्छरों को कभी भी इकट्ठा नहीं होने देना क्योंकि मच्छर मनुष्य के अंदर रोग फैलाते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? मच्छर कहाँ पनपते हैं? जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, जहाँ छोटे मोटे प्लांट होते हैं यानी द्रव होती है, दूब होती है, घास फूस होते हैं, वहाँ मच्छर पनपते हैं। ठंडे स्थान में मच्छर पनपते हैं, या जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर मच्छर पनपते हैं। जैसे कि कोई घड़ा है आधा फूटा है, उसको हमने कहीं रख दिया, बरसात का पानी उसमें एकत्रित हो गया, हमने उसे संभाला नहीं, काफ़ी दिन हो गए, उसमें मच्छर पनप जाएंगे। या इसके अलावा कहीं कोई टायर पड़ा है पुराना, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ मच्छर पनप जाएंगे। कहीं कोई गड्ढा हुआ है तो गड्ढे में मच्छर पनप जाएंगे। पानी की नालियाँ हैं वहाँ पर मच्छर पनप जाएंगे। तो हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि पानी कहीं भी एकत्रित न हो। बहता हुआ पानी होगा तो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन पानी को एकत्रित होने से बचाना है। पानी यदि एक जगह एकत्रित नहीं होगा तो मच्छर नहीं पनपेंगे, और यदि मच्छर नहीं पनपेंगे तो बहुत सारे रोग नहीं होंगे, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, ये मच्छरों के कारण होते हैं। तो मच्छर ही नहीं होंगे तो रोग नहीं होंगे। जैसे कुछ रोग के संक्रमण के लिए एक डायग्राम बताया गया है, एक चित्र दर्शाया गया है, हम उसको समझते हैं। देखो बेटा, ऊपरी ऊपर व्यक्तिगत संपर्क, तो कौन सा रोग होगा? एड्स होगा। हाथ मिलाने से नहीं होता। रोग ना वायु के द्वारा भी फैल जाते हैं। तो संक्रमण एड्स की बात छोड़कर बाकी रोगों को देखें तो हाथ मिलाने से भी रोग फैल जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के रोग है, उसने छींका या खांसी ली तो बैक्टीरिया वायरस तो उसके हाथ पर लग गए। यदि हम उसी हाथ को मिलाते हैं तो वो तो हमारे हाथ के लग जाएगा, और जब वही हाथ हम नाक के लगाएंगे तो शरीर के अंदर चला जाएगा। वायु के द्वारा भी बताया, देखो छींकने से
वायु के छींकेगा, ये व्यक्ति छींकेगा तो इसके ये कण बाहर निकल आए, वायु के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में आ गए तो ये भी रोगी बन जाएगा। फिर देखो संक्रमित व्यक्ति है, उसके यदि आप कपड़े पहनते हो, उसका गिलास काम में लेते हो तो उससे भी आपके शरीर में फैल जाएगा। संक्रमित व्यक्ति है, यदि उसने प्लेट में खाना खाया है या भोजन किया है, वो यदि आपके संपर्क में आता है तो आप रोगी हो जाओगे। या संक्रमित व्यक्ति की किसी मच्छर ने काट लिया तो मच्छर के अंदर क्या चला गया, उसके वायरस आ गए, वो मच्छर यदि आपको काटता है तो आपके भी फैल जाएगा। मच्छर को यदि कोई कीट खा लेता है और वो कीट हमें काट लेता है तो भी वो रोग हमारे अंदर हो जाएगा। या नीचे कुत्ता है तो यदि कोई रोग है वो कुत्ते में है और कुत्ते ने हमें काट लिया तो वो रोग हमारे अंदर फैल जाएगा। तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग होता है। ये बात आपको याद रखनी है, मुंह से लार निकलती रहती है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। इस चित्र को अच्छे से समझो तो रोग फैलने के बहुत सारे कारण दर्शाए गए हैं। ठीक है बेटे, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।